अरस्तु का शागिर्द सिकंदर आजम, जिसको उस वक्त के बूढ़े जब देखते तो एक दूसरे के कान में कहते कि ये लड़का तारीख में अपना नाम ऐसे जिंदा रख जाएगा कि जिसे शायद कभी भी नहीं मिटाया जा सकेगा। सिकंदर आजम ने सिर्फ 12 साल की उम्र में एक जंगली और बदमस्त घोड़े को काबू करके लोगों को हैरान कर दिया था। ब्यूसेफलिस नामी ये एक लंबे कद का वहशी घोड़ा था जो बाद में सारी जिंदगी ही इस 12 साला बच्चे का साथी रहा। ये बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम कहलाया और अहदे कदीम की मशहूर तरीन शख्सियात में शामिल हुआ। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की कि जिसने 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की थी। सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में पैदा हुए। इनकी कहानी में हुआ कुछ यूं कि इनके वालिद को उनके अपने ही एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद रियासत में नए बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें सिकंदर आजम ने अपने तमाम मुखालफों का सफाया किया और 20 साल की उम्र में बादशाह बन गया। अपनी जिंदगी के 12 साल इक्तदार में गुजारने वाले सिकंदर आजम ने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का एक ऐसा कामयाबियों से भरा और फातिहाना सफर किया कि जिस पर अब तक सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। अपने अरूज के जमाने में सिकंदर आजम की सल्तनत मगरिब में यूनान से लेकर मशरिक में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली थी। शायद यही वजह है कि आज सिकंदर आजम को तारीख का एक बेहतरीन और इंतहाई मुतासिर कुर रहनुमा फौजी कमांडर माना जाता है। सिकंदर आजम की माँ की असल खुशकिस्मती ये नहीं थी कि वो फिलिप दोइम की चौथी बीवी थी, बल्कि उसकी असल खुशकिस्मती ये थी कि उसने इस हुक्मरान खानदान में पहले लड़के को जन्म दिया, यानी सिकंदर आजम की सूरत में सल्तनत को एक नया जानशीन दे दिया। सिकंदर आजम को सिर्फ 13 साल की ही उम्र में अपने जमाने के लिहाज से बेहतरीन तालीम दी गई, यहाँ तक कि उनके टीचर्स में अरस्तु जैसा अजीम फलसफी भी शामिल था। सिकंदर आजम ने अरस्तु से जो तालीम हासिल की उसकी बेस लाइन दरअसल यूनानी कल्चर में थी, इसीलिए उन्हें फलसफे की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह उन्हें भी इलियाड और ओडेसी जैसी शाहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर होमर पर अबूर हासिल था। होमर की नज़म इलियाड सिकंदर आजम के लिए बहुत अहम थी और वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रख कर सोता था। तारीखदानों के मुताबिक सिकंदर आजम की शख्सियत पर अरस्तु की शागिर्दी का असर आखिरी दम तक रहा। इसी तालीम के ही असर को साबित करने वाला एक वाकया उस वक्त पेश आया कि जब वो यूनान के शहर कोरंथ में मशहूर फलसफी डियोजेनीस से मिलने गए ताकि उन्हें उनके काम पर खिराजे तहसीन पेश करे। जब सिकंदर आजम वहां पहुंचे तो डियोजेनीस अपनी कुर्सी पर बैठा था। सिकंदर आजम ने उससे कहा कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो जवाब में उसने कहा, सामने से हट जाओ क्योंकि तुम्हारी वजह से सूरज की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही। सिकंदर आजम का इस जवाब को इंतहाई तहम्मुल और खामोशी से बर्दाश्त करना अरस्तु की तालीम और तरबियत का ही नतीजा था। दिलचस्प बात यह है कि फिलिप दोइम के अपने बेटे सिकंदर आजम के साथ ताल्लुकात इतने खराब रहते थे कि सिकंदर आजम के बाप के बाद हुक्मरान बनने के चांसेस न होने के बराबर थे। मगर फिर ऐसी ही सूरत हाल में एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसने सिकंदर आजम को अपने बाप के तख्त की जानिब धक्का दे दिया, और ये वो मौका था कि जब उनके बाप यानी फिलिप दोइम का अपने महाफिज के हाथों कत्ल हुआ, जिसके बाद महाफिज को भी फरार होने की कोशिश के दौरान हलाक कर दिया गया। इसलिए ये मालूम नहीं हो सका कि कत्ल की असल वजह क्या और इसे करवाने वाला कौन था, और इसी कश्मकश में ही सिकंदर आजम ने अपने तमाम हरीफों का पत्ता काटा और तख्त संभाल कर बैठ गया, और अब उसकी निगाहें सल्तनत फारिस की जानिब थी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। सिकंदर आजम के रडार पर आने वाली सल्तनत फारिस 200 साल से ज्यादा अरसे तक बहीरे रोम से जुड़े इलाकों पर हुक्मरान रह चुकी थी। यूं समझिए कि ये सल्तनत तारीख की असल और इब्तदाई सुपर पावर्स में से एक थी। इसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान तक थी, लेकिन फिर इस अजीम सल्तनत का जवाल सिकंदर आजम की छोटी और इंतहाई कमजोर फौज के हाथों हुआ। तारीखदान कहते हैं कि सिकंदर आजम की फतुहात का सेहरा उनके वालिद के सर भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी। इस फौज की क़यादत बहुत तजर्बाकार और वफादार जर्नैलों के हाथों में थी। दरअसल सिकंदर आजम के वालिद फिलिप दोइम ने तन तनहा मकदूनिया की फौज को एक ऐसी मौसर और ताकतवर फौज बनाया था कि जिसका खौफ उस कदीम दौर में दूर दूर तक फैल चुका था। बहरहाल सन 334 कबल मसीह में सिकंदर आजम की फौज सल्तनत से फारिस में दाखिल हुई। सिकंदर की 50,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल इस फौज का एक ऐसी फौज से मुकाबला होने जा रहा था कि जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी
और तरबियत याफ्ता फौज थी। एक अंदाजे के मुताबिक सिकंदर आजम का मुकाबला करने वाले बादशाह दारिवुश सोइम की फौज की तादाद 25 लाख थी और इस फौज का दिल समझे जाने वाले दस्ते को लाफानी दस्ता कहा जाता था। ये 10,000 फौजियों पर मुश्तमिल एक इलियट रेजिमेंट थी जिसकी तादाद 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। जंग के दौरान इस दस्ते का जब एक सिपाही हलाक होता तो दूसरा उसकी जगह ले लेता और यूं कुल तादाद पूरी रहती। लेकिन असल हैरत की बात ये नहीं कि सिकंदर आजम ने इतनी ताकतवर फौज को शिकस्त दे दी, बल्कि असल बात यह है कि सिकंदर आजम का अचानक इक्तदार में आना और फिर जबरदस्त फतूहात हासिल करना और फिर जवाल पजीर होकर किस्सा कहानी बन जाना, ये सब बहुत ही कम अरसे में हुआ। सिकंदर आजम की फतूहात और शख्सियत के जादू की वजह से कदीम यूनानी इन्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे और खुद सिकंदर आजम को भी यकीन था कि वो देवता है। सल्तनत फारिस पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद उनकी फौज ने मशरिक की तरफ पेशकदमी शुरू की और भारत तक जा पहुंची। इसके बाद सिकंदर आजम ने मकदोनिया वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन वतन वापसी उनकी किस्मत में नहीं थी। सन 323 कबल मसीह में सिर्फ 32 साल की उम्र में अपने वापसी के सफर के दौरान बाबल नैनवा यानी मौजूदा इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक पुरअसरार बीमारी उनकी मौत का सबब बन गई। बाज़ मौरखीन कहते हैं कि उनकी वजह उनके जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था। बाज़ के नजदीक वो मलेरिया की वजह से हलाक हुए, जबकि बाज़ मौरखीन के ख्याल में सिकंदर का अगला हदफ खित्ता अरब था, लेकिन वक्त और हालात ने उन्हें मोहलत ही ना दी।